Example 4.1. An astronaut accidentally gets separated out of his small spaceship, accelerating in interstellar space at a constant rate of 100 meter per second. What is the acceleration of the astronaut the instant after he is outside the spaceship? Assume that there are no nearby stars to exert gravitational force on him. तो इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या किया गया है इसमें। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है कि एक एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, वो लेट सपोज ये एक स्पेसशिप है और इससे एक एस्ट्रोनॉट जो है वो बाहर आ रहा है, ठीक है, वो बाहर आ गया। अब उसके बाद ये बताना है कि ये जो एस्ट्रोनॉट यहाँ पे स्पेस में है उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो यहाँ पे जो है 3 कंडीशंस होंगी। पहली तो ये होगी, जो हमारा स्पेस शिप है जो कि 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था, क्या उसका एक्सेलरेशन की वजह से उसमें कुछ मूवमेंट होगा या उसका कुछ फोर्स होगा, उसका कुछ इफेक्ट होगा। तो इसको हम ट्रेन के एग्जांपल समझ लेते हैं। सभी ने ट्रेन से ट्रैवल किया होगा, नहीं तो देखा तो होगा ही। तो जब हम ट्रेन से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये ट्रेन है, तो अगर आप ट्रेन थोड़ी कुछ स्पीड से चल रही है, आप उससे उतरते हैं बाहर, तो फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपको ट्रेन जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी की डायरेक्शन में बहुत कम समय के लिए, फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, कुछ देर दौड़ना पड़ता है, ठीक है। अगर ट्रेन तेज चल रही तो दौड़ना पड़ेगा, अगर ट्रेन धीमे है तो चलना पड़ेगा। रीज़न क्या है? इनर्शिया, ठीक है। जब हम बाहर आते हैं ट्रेन से तो ट्रेन मूव कर रही है, तो हमारी अपर बॉडी है, पैर ज़मीन पे लग गए तो पैर रुक जाएंगे, बट अपर बॉडी मूव करती रहेगी तो वो हम गिर जाएंगे, ठीक है। बट उस इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए कुछ देर हमें जैसे बॉडी मूव में कुछ मोशन है अपर बॉडी में, वैसे ही लोअर बॉडी यानी कि पैर में उनको भी कुछ मोशन देना पड़ेगा, जिससे कि वो जो इनर्शिया है वो या जो एक्सेलरेशन है वो स्पीड है वो एंड हो जाए हमारी बॉडी में, ठीक है। उतनी देर बस मूव करना होता है। आई होप ये सभी को पता होगा, जब ट्रेन से उतरते हैं तो थोड़ा दौड़ना पड़ता है, उसका रीज़न यही इनर्शिया होता है, ठीक है। क्योंकि अपर बॉडी में मोशन होता है, लोअर बॉडी जैसे ही नीचे उतरे पैर रुक जाएंगे तो गिर जाएंगे आप। सो सेम यहाँ पे भी होगा, जब वो एस्ट्रोनॉट स्पेस शिप से बाहर आएगा, ठीक है, तो फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा बहुत कम समय के लिए, और उसके बाद उस पर जो है इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यानी कि जो स्पेस शिप की स्पीड है, एक्सेलरेशन है, उसका तो इम्पैक्ट हो गया 0, जिसके जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा जो होता है कि इसमें दिया है एज्यूम दैट देयर आर नो नियर बाई स्टार्स टू एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। सो जैसे कि स्टार्स होते हैं, जैसे ये सन है या मून है, ठीक है, और अर्थ है, तो जो ये हैवी बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, हैवी बॉडीज़ कह लें या प्लैनेट्स कह लें, ठीक है, तो ये जो होते हैं एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है। ये हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में कि कितने हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं वो किस तरीके से ग्रेविटेशनल पुल एक दूसरे की तरफ कर रहे होते हैं। तो अर्थ जो है, अर्थ का मास जो है वो ज़्यादा है मून से, तो अर्थ जो होती है वो ग्रेविटेशनल पुल लगा रही होती है मून को अपनी तरफ, और इसीलिए मून जो है उसके चारों तरफ मूव करने लगता है, उसके अराउंड में ऑर्बिट करता है। सेम सन जो है वो अर्थ पे, सिंस सन का मास ज़्यादा है तो वो अर्थ पे ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा होता है, और उसी के जो है अर्थ भी फोर्स लगाती है। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी समझ लेते हैं। तो अर्थ भी जो है सन के अराउंड में ऑर्बिट करने लगती है। तो कहने का मतलब ये है, जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हैवी बॉडीज़ होती हैं, वो फोर्स लगाती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती हैं। बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि एज्यूम देयर आर नो नियर बाई स्टार्स, तो कोई स्टार्स नहीं है तो उसकी जो स्टार्स का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पर, तो वो भी 0 फोर्स लगा रहे होंगे। तीसरा जो है, जो स्पेस शिप है, ठीक है, स्पेस शिप का मास उतना ज़्यादा है नहीं, मास जो है इसके रिस्पेक्ट में, एस्ट्रोनॉट के रिस्पेक्ट में सॉरी, तो ग्रेटर वैसे तो होगा, जो स्पेस शिप का मास है वो एस्ट्रोनॉट के रिस्पेक्ट में
उतना ज़्यादा नहीं होगा, वेट तो एस्ट्रोनॉट से ज़्यादा होगा बट उतना ज़्यादा नहीं होगा कि इस तरीके से कुछ ग्रेविटेशनल पुल लगा सके, कुछ फोर्स लगा सके। तो स्पेसशिप की भी वजह से या कह लें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू स्पेसशिप इज़ ज़ीरो, ठीक है। सो नीदर तो यहाँ पे स्पीड का या एक्सेलरेशन का कोई इम्पैक्ट आ रहा है स्पेसशिप का, ठीक है, जैसे मैंने ट्रेन में बताया फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होता है, उसके बाद कोई इम्पैक्ट नहीं होता है स्पीड का, ठीक है। ट्रेन से भी उतरते हैं तुरंत, हल्का सा मूव करते हैं, उसके ट्रेन की स्पीड में रन करते हैं और फिर आराम से अपना टहलिए। नो इफेक्ट ड्यू टू, नो फोर्स ड्यू टू स्टार्स, ठीक है, नो नियर बाय स्टार्स है ही नहीं कुछ, नो फोर्स ड्यू टू स्पेसशिप। तो यानी कि जो हमारा जो एस्ट्रोनॉट बाहर आएगा स्पेसशिप से, उस पर जो नेट फोर्स होगा वो ज़ीरो लग रहा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी भी वजह से कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो वो हम उसको लिख देंगे उसी तरीके से। अब इसको कैसे लिखेंगे? सिंस देयर आर नो नियर बाय स्टार्स सो नो फोर्स ऑन द एस्ट्रोनॉट ड्यू टू देम, द एक्सेलरेशन ऑफ स्पेसशिप इज 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट आफ्टर सेपरेशन नो फोर्स ऑन एस्ट्रोनॉट ड्यू टू द स्पीड और मास ऑफ स्पेसशिप, ठीक है। ना तो स्पीड का इफेक्ट है ना तो मास का। सो नेट फोर्स ऑन एस्ट्रोनॉट इज जीरो एंड बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट इज जीरो। क्वेश्चन में यही कहा गया था व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट। सो एट इंस्टेंट द इंस्टेंट आफ्टर ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप। तो सिंस फोर्स जीरो है तो F इक्वल्स टू ma से जब फोर्स नहीं लग रहा तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। तो बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट इज जीरो। ये तो इनर्शिया का, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही है, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी जीरो इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक है, आपके बुक में दे रखा है। ये तो सेकेंड लॉ प्रूफ करके आता है, बट ऐसे इससे भी समझ सकते हैं जो नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है।